गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। और आज की इस वर्चुअल क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनर्जी। जैसे कि आपको पता ही है, हमने चैप्टर शुरू कर रखा है अपना वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क इससे प्रीवियस वर्चुअल क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर फॉर्मूला गिवन है तो आप फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। तो आज मैं जो चाह रहा था, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एनर्जी। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आती है एनर्जी की डेफिनेशन। मींस अगर आपके पास कोई टर्म आती है तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हो कि उसे बोलते क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो एनर्जी, और एनर्जी की जो डेफिनेशन आपके पास है वो ये है, एनर्जी इज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। मींस अगर आपको किसी काम को करना है तो उस काम को करने के लिए जो सबसे जरूरी आपके पास कंडीशन होनी जरूरी है उसे हम बोलते हैं एनर्जी। या फिर जब हम काम करते हैं तो हम किस चीज को यूज करते हैं, अपनी एनर्जी को यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट में ये बात आपको क्लियर हो रही है। एनी ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी कि अगर कोई भी पर्सन है या कोई मशीन है, अगर वो काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उस पर्सन में, उस मशीन में एनर्जी है, तभी वो काम कर पा रही है। अगर एनर्जी है तभी काम होगा। अगर काम हो रहा है इसका मतलब वहां जो भी इस पे काम कर रहा है उसके पास एनर्जी जरूर है। तो डेफिनेशन आपके पास ये रहेगी, एनर्जी इज द कैपेसिटी और यू कैन से कैपेबिलिटी टू डू वर्क। ये आपको ये पॉइंट समझना है कि जब भी कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट या मशीन काम करती है तो काम को करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, वर्क आपको ऑलरेडी, मैकेनिकल वर्क आपको ऑलरेडी मैं इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आपको क्या दिया गया है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज बीइंग डन गेन एनर्जी। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको बात। सपोज करो मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है। तो जो पुश करने का मतलब क्या हो गया, फोर्स आ गई और डिस्प्लेसमेंट। इसमें सपोज करो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास है, तो यहां पर वर्क जरूर हुआ है। अब वर्क हुआ है तो वर्क किसने किया है, इस पर्सन ने किया है। इसका मतलब क्या है, इस पर्सन के पास एनर्जी जरूर है। एनर्जी है तभी वो वर्क कर पा रहा है। तो इस थर्ड पॉइंट में आपको क्या समझना है, थर्ड पॉइंट में आपको ये समझना है, जो पर्सन वर्क कर रहा है, जो पर्सन वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी लूज होगी। उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है दैट ऑब्जेक्ट विल गेन दैट एनर्जी। क्लियर हो रही है बात? समझ, आप भी समझ सकते हो। जैसे मान लो आपके पास कोई एक बड़ी सी अलमीरा आपके पास है या टेबल है, आप उसको पुश करते हो तो आप थक जाते हो, थक जाते हो ना। तो क्यों थक जाते हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया है उस टेबल को वहां से हटाने में, यानी कि वर्क को करने में। क्लियर हो रही है आपको बातें? तो थर्ड पॉइंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेस एनर्जी, ऑन द अदर हैंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज बीइंग डन, जिसके ऊपर काम हो रहा है, दैट विल गेन द एनर्जी। क्लियर हो गया आपको बातें? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब इन तीनों पॉइंट के रेफरेंस से मैंने बना दिया एग्जांपल। एग्जांपल देखो ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट से ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए, जैसे पर्सन था, सपोज करो इसको हम नाम दे देते हैं ए, दैट पोजेसेस एनर्जी कैन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट से बी। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सपोज करो हमने नाम दे दिया बी। व्हेन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on the object B, energy is transferred from object A to object B। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको इस एग्जांपल में समझा चुका हूं कि ऑब्जेक्ट जो A है वो एनर्जी को लूज करेगा, ऑब्जेक्ट B एनर्जी को गेन करेगा, और साथ के साथ क्या होगा, जो एनर्जी है वो आपकी ट्रांसफर होगी फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सारा का सारा कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये जो 2-3 मिनट की वीडियो बनी है इसको रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बारी आती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे हमने वहां पे वर्क स्टडी किया था तो वर्क के बाद हमारे पास मैकेनिकल वर्क था एक तरह से, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। डिफरेंट फॉर्म्स और भी अवेलेबल हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ टू टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, और पीई का मतलब यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अब आपको क्या करना है, अगर आपको मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता होना जरूरी है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक डेरिवेशन भी आएगी, एक फॉर्मूला भी आएगा, फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी होंगे। उसके बाद हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। सिमिलरली वहां पर भी आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन होगी, छोटा सा फॉर्मूला होगा, उससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल होंगे। और इन दोनों एनर्जी को जब सम कर दिया जाता है तब हमारे पास बनती है मैकेनिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन आपके पास क्लियर है मैकेनिकल एनर्जी की? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले कि काइनेटिक एनर्जी को समझना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, डेरिवेशन, ये सारा पार्ट हमें समझना है आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन मींस जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उस समय जो एनर्जी यूज हो रही है उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी उसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मूविंग व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स एटसेट्रा possesses kinetic energy, ठीक है। एंड सेकंड एग्जांपल इज ब्लोइंग विंड possesses kinetic energy। यानी कि जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है और वो मोशन में है, मोशन में होने का मतलब क्या है? उसके पास वेलोसिटी है, तो एनर्जी जो पोजेस की जाती है उस ऑब्जेक्ट की के द्वारा, जैसे बाय वर्च्यू बोला ना, बाय वर्च्यू मतलब क्या होता है? जब वो ऑब्जेक्ट अपने अपने अंदर ही एक एनर्जी को पोजेस कर लेता है ड्यू टू इट्स मोशन, तो उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है मींस उसके पास वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पर होगी ही होगी। तो अब बारी आती है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन और यू कैन से इसका फॉर्मूला। तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना होगा? एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना होगा, कंसीडर करना होगा, कुछ मैथमेटिक फॉर्मुलेशन करना होगा, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी रेडी हो जाएं अपनी डेरिवेशंस के लिए, ठीक है। और डेरिवेशंस में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक भी पॉइंट स्किप हो गया या एक भी पॉइंट आपके माइंड से निकल गया तब वो डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसीलिए अभी तक जो आपने पढ़ा है और हम अब जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, कॉन्शियस होकर बैठ जाइए। तो डेरिवेशन आपके पास है काइनेटिक एनर्जी की। क्वेश्चन आपके पास कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपके पास सीधा ऐसे भी आ सकता है, ड्राइव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आपके पास आएगा, यानी जो हम यहाँ पे लास्ट में एंड में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्या लिखेंगे? हाफ mv स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके लिए जो एक सिचुएशन, हर डेरिवेशन के लिए एक जो डायग्राम आपको कंसीडर करना होता है, एक सिचुएशन जो आपको लेनी होती है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड, ये है हमारे पास हमारा ग्राउंड, ओके। ग्राउंड का मतलब खेलने वाला ग्राउंड मत मानो, ग्राउंड लेवल, ठीक है, अर्थ सरफेस। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे। सपोज करो ये हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ऑब्जेक्ट हैविंग मास। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे हम मान लेते हैं m, ओके। ये सारा आपको वर्डिंग में लिखना भी है, मैं आपको वर्बली बोल दूंगा, अब इसे नोट कर लेना। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? u इज इक्वल टू जीरो, u इज इक्वल टू जीरो। ये सारी लाइनें आपको ऐड करनी है, समझ में आपको बात है? कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, स्मॉल m, इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मींस u इज इक्वल टू जीरो। ये आपको वर्ब लाइन में लिखना है। फिर हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज कैपिटल F। तो उससे क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। दिस ऑब्जेक्ट गेन वेलोसिटी, और इस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी आपके पास बनेगी वो बन जाएगी आपके पास v। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या बन जाएगी? v, कवरिंग ए डिस्टेंस s, कवरिंग ए स्मॉल डिस्टेंस या कवरिंग ए डिस्टेंस s। क्लियर है?
इन टाइम टी। टाइम का यहाँ पे रोल नहीं रहने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं बताते हैं, लेकिन अगर टाइम का रोल होता तो बता देते हैं। तो ये आपके पास क्या रहने वाली है, सिचुएशन रहने वाली है। आपको ये डायग्राम बनाना है, कंसीडर एन, और ये वर्डिंग लिखनी है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m initially at rest u is equal to 0, a constant force capital F is applied on the object and the object gain velocity that is v, final velocity is equal to v। यहां तक आपको ये सारा लिखना है। ओके, क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये एक ऑब्जेक्ट था, क्लियर है, इनिशियली रेस्ट पे था, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मींस जो वर्क डन यहां पर है, वर्क डन वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F इनटू एस, F इनटू एस। ये आपके पास यहां पर आ चुका है, क्लियर है? इसके बाद u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू आपके पास यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर होने की वजह से हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन से, और यू कैन से, वी कैन राइट, we can say and we can write v square minus u square is equal to 2as। क्या लिख सकते हैं, 2as। ओके, अब यहां पर अगर हम अप्लाई करते हैं u is equal to 0, we can write v square is equal to 2as। 2as क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन है यहां पर इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, बिकॉज इनिशियली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और यू कैन से सीधा लिखो बिकॉज u इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 0 है। तो v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2as आ गई। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास इसको लेबल कर लेते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं, s की वैल्यू पुट करते हैं v स्क्वायर बाय 2a, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, v स्क्वायर बाय 2a। अब यहां पर देखो ये s बन गया ना, यानी कि s की वैल्यू ये पुट हो जाएगी। अब बारी आती है f की। f की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नॉट थर्ड, सॉरी, सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट f इज इक्वल टू ma, वी कैन राइट f इज इक्वल टू ma। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में पुट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा w इज इक्वल टू ma, f की वैल्यू हमने पुट कर दी ma, और s की वैल्यू हमारे पास क्या है, v स्क्वायर बाय 2a, v स्क्वायर बाय 2a। तो अब यहां से आपको दिख रहा है a से a हमारा कट जाएगा, और हमारे पास हमारी डेरिवेशन बन गई, हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया है, w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ गया है w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यानी कि एक तरह से ये डेरिवेशन 99% सॉल्व हो गई है। 99% पार्ट आपके पास यही रहने वाला है। अब बारी आती है कि आप कहेंगे सर यहाँ तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आपको बस अब यहाँ पर एक ही लाइन लिखनी है, ये जो वर्क डन हुआ है, ये जो वर्क डन हुआ है, इस वर्क डन के लिए क्या क्या जरूरी है, एनर्जी। वर्क डन तभी होगा जब एनर्जी होगी, मींस यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, वो एनर्जी के इक्वल होगा, और जो एनर्जी है वो यहाँ पर मोशन की वजह से है, और इसीलिए उसका नाम, वैसे तो वर्क डन एनर्जी के इक्वल है, लेकिन यहां पर ड्यू टू मोशन, लीनियर मोशन, ड्यू टू मोशन, और यू कैन से लीनियर मोशन की वजह से ये जो एनर्जी है इसे हम इसके दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मींस W इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, विच कम्स आउट टू बी हाफ mv स्क्वायर।
ये बात आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है और यही हमारा क्या है, हमारा रिजल्ट रहने वाला है। तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बारे में आपको जिस भी पॉइंट पर डाउट आ रहा है उसी पॉइंट्स पर वीडियो को पॉज करें, उससे रिवाइंड करें 10-20 सेकंड और फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बच्चों से गलती हो जाती है समझने में, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले डायग्राम, ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, मास m था इसका, हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ऑब्वियस बात है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, इट विल गेन वेलोसिटी। जैसे आपके पास सपोज करो एक फुटबॉल है, फुटबॉल रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है, आपने उसे किक की है, आपने उसे किक मारी, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी जो बॉल है वो आगे की तरफ मूव करेगी ना, यानी कि वो मोशन गेन कर लेगी, मींस उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सिचुएशन और कुछ भी नहीं है। फिर हमने क्या करना है, क्योंकि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क जरूर होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। अब हमें क्या करना है, F की और S की वैल्यू पुट करनी है। F की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और S की वैल्यू आएगी फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो F और S की वैल्यू पुट करते ही A से A कट जाएगा, आपका सीधा फॉर्मूला बनेगा हाफ mv स्क्वायर और वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, इसीलिए हम वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोशन है तो हमने लीनियर मोशन के लिए कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हमने सीधा यूज कर लिया आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास ड्राइव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो इस फॉर्मूले के बेस पर ही बनता है और यहां पर इसको भी हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनेगा वो बनेगा डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी। डिपेंडेंसी या डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए टॉपिक की, डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी। इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें समझनी है और दो ग्राफ आपको समझने हैं। दो ग्राफ कैसे, फॉर्मूले के बेस पे। आपके पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या जानना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का मास के ऊपर कैसे रिलेशनशिप है। तो आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखो और मास लिखो, तो कैसा रिलेशनशिप आ गया आप देख पा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशनशिप आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी m, जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा। मतलब क्या है, इफ मास इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इफ मास डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सिर्फ और सिर्फ यही है डिपेंडेंसी में और कुछ ज्यादा नहीं है। यहां पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ सकता है कि व्हाट विल बी व्हिच वन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, एग्जैक्ट रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मास। तो वहां पर आपके पास चार ग्राफ होंगे। सपोज करो ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में सपोज करो आपके पास ये आ जाएगा, ऑप्शन सी में आपके पास हो सकता है ऐसे आ जाएगा, मतलब किसी भी तरह से रैंडम ग्राफ आ जाएगा। तो आपने इस ग्राफ को क्लिक करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में आपके पास है डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन वेलोसिटी। अब हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी बतानी है काइनेटिक एनर्जी की
वेलोसिटी के साथ। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के साथ सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो v स्केयर, v स्केयर है, यहां पर सिंपल m था, यहां पर स्केयर है, तो रिलेशनशिप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेकिन जो रिलेशनशिप या जो ग्राफ आपके पास बनेगा v स्केयर होने की वजह से, या फिर यहाँ पे वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी होने की वजह से क्या रहेगा आपका ग्राफ, इस तरह से रहेगा। ओके, आपने ये बात ध्यान रखना है इसके अंदर ओवरऑल। तो ये था आपके पास एक टॉपिक, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो ग्राफ हैं, वो दो ग्राफ आपको ध्यान से रखने हैं और याद करने हैं। ओके, यहां पर भी आप लिख सकते हो, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, थोड़ा टाइम देख लेते हैं कि हम कितना और पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक टॉपिक और देख लेते हैं, और वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यहां पर भी आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन कह सकते हो, या छोटा सा एक मैथमेटिक फॉर्मुलेशन है, और उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत बार आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि एक न्यूमेरिकल आ जाए जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपको दिया हुआ है और कुछ और रेफरेंस वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब ये कैसे होगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ पे पुट करेंगे, हाँ यहाँ पे यूज करेंगे, वी नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद वी ऑल्सो नो मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, इक्वेशन नंबर 2। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, मोमेंटम m इंटू v। अब हमें क्या करना है, दोनों को यूज करके एक फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, क्लियर हो रही है आपको बातें? तो कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में m से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय m। इससे क्या होगा, देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है m से और डिवाइड करना है m से। अब इस m को यूज करेंगे इस m के साथ, और हमारे पास रिलेशनशिप बन जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। क्या बन जाएगा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय m। ये ऐसे करना पड़ेगा हमें। इससे रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, m को ऊपर वाले m के साथ यूज कर लिया मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे वाले m को ऐसे ही रखा है। फिर उसको हमने रीअरेंज किया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारे पास बन गया 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंपल mv है, हम क्या करते हैं, स्केयरिंग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केयरिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को स्केयर कर देंगे ऑन बोथ साइड, p स्केयर इज इक्वल टू m स्केयर v स्केयर। ओके, इसे बन जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास इक्वल होंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ m स्केयर इंटू v स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर। हमारे पास क्या बनेगा, दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास बन जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्केयर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, यानी कि इन दोनों फॉर्मूलों में को यूज करते हुए एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए और मोमेंटम भी आ जाए। तो ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब ये हमारे पास
फॉर्मूला है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, इसे भी याद रख सकते हैं, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला है, इसी को रीअरेंज करके, रीअरेंज कैसे करें, रीअरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्क्वायर रूट है कि हम इस स्क्वायर को खत्म कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट। एक रिलेशनशिप आपके पास ये है, आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, एक ही बात है। क्लियर है? ओके, काइनेटिक एनर्जी 2m काइनेटिक, एक इसकी फॉर्मुलेशन या एक इसका फॉर्मूला और है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ऐसे का ऐसा रखें और p स्क्वायर बाय 2m कर दें तो ये भी बन सकता है। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं, आपको जो सही लगता है आप उसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने एनर्जी के बारे में स्टडी किया, फिर हमने मैकेनिकल एनर्जी को स्टडी करते हुए काइनेटिक एनर्जी को स्टडी कर लिया। काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे डेफिनेशन और डेरिवेशन आ चुकी है, उसका फॉर्मूला भी आ चुका है। और जैसे ही आपके पास फॉर्मूला आ जाता है तो यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला वेरी इजीली, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप वैल्यू पुट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन स्टडी किया है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, और इससे पहले हमने एक क्वेश्चन स्टडी किया था डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज हमने काफी कुछ स्टडी कर लिया है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, और उसके बाद आप इससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अपने आप स्टडी कर पाएंगे, और हमारा जो लेक्चर है वो भी एक अच्छे लेवल का 35 मिनट का अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे ले लेता हूं। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, मेरे पास यहाँ पे क्रिकेट बॉल दी हुई है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 kg मूविंग विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको दिख ही रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करना है। तो 1/2 0.15 इंटू 40 का स्क्वायर, 0.15 डिवाइडेड बाय 2, 40 का स्क्वायर, 40 इंटू 40 लिख लेते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी आपकी, ये 2 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपके पास क्या बचा, 30 इंटू 4 120 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लाइक दिस। और हम ये वाली यूनिट यूज नहीं करते हैं, हम सीधा क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट लिखते हैं जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या लिखते हैं, जूल। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क के इक्विवेलेंट ही है। अभी आपको बताया भी था, हमने W को काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस भी किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितना वर्क हो रहा है वो वर्क अकॉर्डिंग टू एनर्जी हो रहा है। तो जितनी एनर्जी यूज हो रही है उतना ही वर्क यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, और वर्क और एनर्जी इक्वल है तो उनकी ऐसा यूनिट भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 120 जूल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये सारे के सारा पैरामीटर जो है, सारे के सारे जो पैरामीटर है आपके पास, वो वो सिर्फ और सिर्फ वन यूनिट सिस्टम के अंदर होने चाहिए, ईदर इन SI और CGS। ओके, सपोज करो यहाँ पर अगर मास हमारे पास ग्राम में दिया होता तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्राम में वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन कर देते हैं, और वो सोचते कि हमारा क्वेश्चन सही है, जबकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, मींस मास CGS में होता, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो SI में है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आपने इस पॉइंट का ध्यान रखा, फॉर्मूले आपको क्लियर है, तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है बात। और हाँ, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट भी आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मींस टेबल्स वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, और छोटी मोटी कैलकुलेशन में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से, यानी कि न्यूमेरिकल वे में कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। तो आई होप कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर लगभग जैसे ही एक फिनिश होता है तो आपको ये भी समझना है कि ये जो चैप्टर है वो 2 वीडियो लेक्चर के अंदर ही हमारा अप्रोक्सीमेटली 40% फिनिश हो चुका है।
ठीक है। और आपको एक बात और याद करा दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लास्ट चैप्टर है, तो विद इन मैक्सिमम फोर वीडियो लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा सिलेबस है वो बहुत जल्दी कराऊंगा जरूर, लेकिन वो थोड़ा फास्ट होगा। तो आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी अभी से अच्छे से रखनी है, अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को बीमारी से बचा के रखना है। इसी आशा के साथ इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।